Hello guys, welcome back to my channel Pharmacare. Today we are going to discuss with a very important topic, that is the parenteral products. So let's begin with our topic. सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स यूनिट के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें होता है डेफिनेशन, जो हम डेफिनेशन इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, उसके डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस। उसके बाद जो टॉपिक आता है प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और असेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, व्हीकल्स कौन से रिक्वायर होते हैं, एडिटिव्स और इंपॉर्टेंट आइसोटोनिसिटी कौन कौन से होते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स का, उसका प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्शन के वक्त कौन कौन सी फैसिलिटीज या कंट्रोल्स या एस्पेक्टिव प्रोसेसिंग कौन कौन सी रिक्वायर्ड है वो हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा इसमें पेरेंटल प्रोडक्ट्स में आता है वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन, स्टेराइल पाउडर्स, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स एंड लायोफाइलाइज्ड प्रोडक्ट्स। अगला टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स जब हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा तो कौन कौन से कंटेनर्स यूज होंगे या क्लोजर्स कौन सा, और कैसे सिलेक्शन उनका करने वाले हैं। अगला है फिलिंग कैसे करेंगे, सीलिंग कैसे करेंगे, एम्प्योल्स की, वायल्स की या इन्फ्यूजन फ्लूइड्स जो हमारे। लास्ट हमारा प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसके बाद हम करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर उनके प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम करने वाले हैं, उसमें इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। आज बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन, लिमिटेशन एंड टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं और इनकी स्टेरिलिटी मेंटेन करके ही हम एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर। दूसरी कंडीशन होती है पेरेंटल प्रोडक्शन के अंदर की, पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर की पायरोजन फ्री लिक्विड्स होना चाहिए। लिक्विड्स के अंदर इसमें पेरेंटल प्रिपरेशंस की सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इमल्शंस आ सकते हैं और सस्पेंशंस की बात कर रहे हैं हम। पायरोजन फ्री का मतलब पहले तो समझ लेते हैं पायरोजन का मतलब क्या होता है। पायरोजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो कि बैक्टीरिया के से निकलता है, जो कि अगर हमारे बॉडी के अंदर या फिर किसी भी पेशेंट के बॉडी के अंदर चला गया तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसीलिए पेरेंटल प्रिपरेशन जब हम प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं उसका, तो पायरोजन फ्री टेस्टिंग करते हैं, जो कि पूरा प्रोसेस हमारा रैबिट के अंदर करा जाता है। पूरी मैंने वीडियो आपकी बना रखी है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देखो, पूरी वीडियो अच्छी तरह बना रखी है, डिटेल्ड वीडियो है। जो इनका सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है वो या तो सिंगल डोज कंटेनर में रख सकते हैं या फिर मल्टीपल डोज कंटेनर में रख सकते हैं। जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रिपरेशंस होते हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं हम स्किन से या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से, ताकि ये इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर चले जाएं और हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन पेरेंटल प्रिपरेशंस का वो दिखा दें। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है एडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट। अब पेरेंटल रूट्स का फायदा क्या होता है। सबसे पहला जो फायदा होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते अच्छी तरह, तो उनको हम पेरेंटल दे सकते हैं ताकि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएं और अपना एक्शन दिखाएं। दूसरा इसका फायदा होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी जीआईटी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके अंदर अनस्टेबल होते हैं, तो उन ड्रग्स को हम पेरेंटली दे सकते हैं ताकि अपना अच्छी तरह एक्शन दिखा सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जब कोई ऐसा एक ड्रग हम ओरली लेते हैं तो वो पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्स के थ्रू लिवर में जाएगा और लिवर से उसमें इतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले ही उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, वो अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा जितना वो एक्शन दिखाना चाह रहा है। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाईली मेटाबॉलिज्म, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका लिवर के अंदर और जो ड्रग है उसका एक्शन कम हो जाता है, तो उन ड्रग्स को हम पेरेंटली दे सकते हैं ताकि हम अवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। तीसरा इसका बड़ा जो फायदा होता है कि पेशेंट कभी कभी इमरजेंसी केसेस में ओरल रूट से अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता, मतलब ड्रग लेना चाह रहा है,
देते हैं ओरली तो उतना इफेक्टिव नहीं होता इमरजेंसी केसेस में, तो हम उस केस में हम पेरेंट्रल रूट्स दे सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्रल रूट बहुत ज्यादा रैपिड एक्शन दिखाता है। अगला जो हमारा फायदा है, एडवांटेज है, वो है कि कुछ पेशेंट अनकोऑपरेटिव होते हैं, मतलब कुछ पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ओरल जो दवाई होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, वो नहीं लेते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अनकोऑपरेटिव होते हैं, दवाई नहीं लेते, तो उसमें इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर उन पेशेंट्स के अंदर दे सकते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, जो बेहोश होते हैं, एक्सीडेंट या सर्जरी के केसेस में हम पेरेंट्रल रूट्स दे सकते हैं। अगला जो हमारा फायदा होता है कि इसमें क्या होता है, कंप्लीट बायो अवेलेबिलिटी होती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है पेरेंट्रल रूट्स के अंदर। अगला ये होता है कि प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन होता है, मतलब लंबे समय तक आपका जो एक्शन है पेरेंट्रल रूट के अंदर वो चलेगा। अगला जो फायदा हमारा आता है, एडवांटेज जो हमारा आता है कि पेरेंट्रल थेरेपी के अंदर हम ऐसे ड्रग्स को दे सकते हैं जो कि हमारे जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिसबैलेंस हो गया है, उस डिसबैलेंस को हमारा बैलेंस कंडीशन में लेकर आ जाए। हमारा एक और फायदा होता है कि जब हम फूड माउथ से नहीं ले सकते, या फिर कोई और जो न्यूट्रिशन है वो हम माउथ से नहीं ले सकते, कुछ प्रॉब्लम हो रखी है किसी पेशेंट को, तो उस केस में हम पेरेंट्रल रूट के थ्रू हम टोटल न्यूट्रिशन हम दे सकते हैं पेरेंट्रल रूट के थ्रू। अब हमने एडवांटेज पढ़ लिए हैं, अब हम डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंट्रल रूट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा डिसएडवांटेज आता है वो होता है कि जो पेरेंट्रल रूट्स होता है वो एक इनकन्वीनियंट रूट ऑफ एडमिनिस्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें जब हम एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग विद इंजेक्शन तो पेन होता है इसमें, इसलिए इनकन्वीनियंट रूट ऑफ एडमिनिस्टर माना जाता है ये। दूसरा ये होता है कि जब हम पेरेंट्रल रूट्स के थ्रू कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसके कंडीशन में क्या होता है, मेडिकल एक्सपर्ट हमें चाहिए होती है एडमिनिस्टर करने के लिए कोई भी ड्रग। जैसे कि कोई मेडिकल एक्सपर्ट जैसे फिजिशियन हो गया, या फिर नर्स हो गया, या फिर हॉस्पिटल क्लिनिक के अंदर कोई भी ऐसा बंदा होना चाहिए जो गुड ट्रेनी होना चाहिए, मतलब उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग आनी चाहिए इन चीजों के लिए। अगर तुम खुद लगा रहे हो, इस पेशेंट कोई भी खुद लगा रहा है ये पेरेंट्रल रूट, तो उसके अंदर उसको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। नहीं तो अगर किसी और रूट में चला गया, जैसे कोई ऐसा ड्रग है जो सबक्यूटेनियस लग रहा है, अगर तुमने उस ड्रग को आईवी लगा दिया, इंट्रावेनियसली लगा दिया, तो उस कंडीशन में एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और स्वेलिंग वगैरह पेन तो होगा ही होगा। अगला जो हमारा डिसएडवांटेज होता है कि अगर इस वाले पेरेंट्रल रूट्स के अंदर एसेप्टिक प्रोसीजर रिक्वायर होता है, इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज होता है पेरेंट्रल रूट्स का। अगला जो हमारा डिसएडवांटेज होता है कि इस पेरेंट्रल रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जब हम ड्रग डालते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट डालता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू दूसरे रूट्स। और चांस ऑफ इम्प्रॉपर डोजिंग तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि डोजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे टैबलेट्स में क्या है, वो एक फिक्स डोज दी जाती है, मतलब एक टैबलेट के अंदर 1 mg ही होगा, दूसरे टैबलेट के भी अंदर 1 mg होगा। बट अगर हम पेरेंट्रल रूट जब इंजेक्शंस के थ्रू डालते हैं तो उस कंडीशन में डोजिंग 1 ml, किसी डोज में 3 ml भी आ सकता है, 2 ml आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, तो इसमें डोजेज के एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें पेन तो होना ही होना है, कोई भी पेशेंट होगा जब इंजेक्शन लगाएगा तो पेन तो होगा ही होगा, बहुत कम चांसेस है जिसमें पेन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिधर तुमने इंजेक्शन लगाया है उधर स्वेलिंग हो सकती है, या फिर एक्ने बन सकता है उधर। इसमें जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं उसमें ब्लड क्लॉट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो अगर हमने इस पेरेंट्रल रूट के थ्रू अगर हमने ड्रग लगा दिया, एक्स्ट्रा ड्रग चला गया बॉडी के अंदर, तो वो रिकवर नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाता है, तो उसके बाद हम वापस नहीं ले सकते इस ड्रग। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। जो पेरेंट्रल प्रिपरेशंस होती हैं उनके हमारे दो क्लासिफिकेशन आते हैं बेसिकली। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं, एक होता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं
वो तो हम इंजेक्शंस के थ्रू हम देते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, और जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं वो हम देते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, उनके थ्रू हम किसी भी पेशेंट्स के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। हम कुछ पैरामीटर्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के बीच में। सबसे पहला पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम का। जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होता है उसकी जो वॉल्यूम हम लेते हैं वो होती है 100 ml या फिर उससे कम। जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होता है उसकी वॉल्यूम होती है 100 ml से 1000 ml। रूट्स हम देते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में, आईवी देते हैं इंट्रावेनियसली, इंट्रामस्कुलरली एंड सबक्यूटेनियसली। जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं उसके अंदर हम इंट्रावेनियसली लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स देते हैं, नॉन आईवी नॉन इंट्रावेनियसली लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स देते हैं। जो हमारा डोजेज यूनिट होती है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर हमारा सिंगल डोज दिया जाता है या फिर मल्टीपल डोज में भी हम दे सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स को। बट जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होता है उसमें सिंगल ही हम देते हैं, पूरा एक पॉली बैग लगाते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में। प्रिजर्वेटिव हम स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में तो यूज कर लेते हैं बट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में यूज नहीं करते, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में इसलिए प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते क्योंकि हम अगर हमारा लार्ज वॉल्यूम में बाई चांस कर लिया, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में जो अमाउंट होता है हमारा प्रोडक्ट का, जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जानी होती है, तो प्रिजर्वेटिव हमारा इफेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी सर्कुलेशन के अंदर, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। बफर्स हम स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में यूज कर लेते हैं बट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में हम यूज नहीं करते। फॉर्मुलेशन में हम स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में सॉल्यूशन बनाते हैं, इमल्शन बनाते हैं और सस्पेंशन बनाते हैं, और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ऑयल इन वाटर न्यूट्रिएंट इमल्शन बनाते हैं हम। आइसोटोनिसिटी जो होती है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर इतनी रिक्वायर नहीं होती, बट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होता है, प्रिपरेशन जो होती है हमारी बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर जाती है। पायरोजेनिसिटी, जो पायरोजन फ्री हम बोलते हैं कि पेरेंटल प्रोडक्ट हमारा पायरोजन फ्री होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग जरूरत है या नहीं है। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंदर जरूरत नहीं होती बट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में जरूरत होती है। वही रीजन है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो कि अगर हमारा पायरोजन पेरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर होगा तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशंस के क्या यूज होते हैं, स्मॉल वॉल्यूम प्रिपरेशन पेरेंटल्स की तो थेरेप्यूटिक या डायग्नोस्टिक हम यूज कर सकते हैं, और जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं उसके अंदर हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, अगर वो माउथ से ना ले सके डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, किसी ने पॉइजन खा दिया तो उसको पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, या फिर सर्जरी के दौरान हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स देते हैं।